नमस्कार दोस्तों, आज दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहले तो स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस म्यूचुअल फंड या डिफरेंट टाइप के ऊपर इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे टॉपिक के ऊपर जो बात करेंगे, जो न्यू एज म्यूचुअल फंड्स आ रहा है, जैसे कि डिफेंस म्यूचुअल फंड या सेक्टोरल म्यूचुअल फंड, मोमेंटम टाइप का म्यूचुअल फंड, इसमें कितना जायज है हम लोगों को इन्वेस्ट करना, या ये आगे जाके अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट टॉपिक को ले लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस आता है कि हम तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिटर्न स्लो बनता है और हमें ज्यादा देर तक वेट करना पड़ता है। और स्विंग ट्रेडिंग में हम देखते हैं, हालांकि अभी बुल मार्केट चल रहा है, तो बहुत सारा स्टॉक में एक साल का जो रिटर्न म्यूचुअल फंड देता है वो तो एक ही दिन में बनता है या एक वीक में बन जा रहा है। तो हम लोग वहां पे स्विंग ट्रेडिंग में हम फोकस करें या नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसका ना बहुत सिंपल चीज है, सिंपल आंसर है, और आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो ट्रेडिंग का दुनिया है, आप इंट्राडे कीजिए या स्विंग ट्रेड कीजिए। स्विंग ट्रेड होता है अगर आप कोई स्टॉक को खरीदे, उसको एक दिन से ज्यादा रखे, 2 दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक भी आप रख सकते हैं, कुछ महीने तक भी आप रख सकते हैं, और उसके बाद आप बेच दे, तो उसको मोटा मोटा तरीके से स्विंग ट्रेडिंग बोला जा सकता है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में आना है तो स्विंग ट्रेडिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता रहना चाहिए। आपको टेक्निकल एनालिसिस जानना होगा कि एक स्टॉक को आप टेक्निकल पैरामीटर में कैसे एनालिसिस करेंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों को मनी मैनेजमेंट जानना है कि स्टॉप लॉस मेरा कहां पे रहेगा, पोजीशन साइज मुझे कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत टाइम भी देना पड़ेगा। हाँ, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टाइम देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं, लेकिन हर दिन ऑफिस से आके 1 घंटा, या फिर वीकेंड में आपको अगर 2 3 4 घंटा निकाल के कुछ स्टॉक एनालिसिस करना, ये सब आपको करना होगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपको आराम से एसआईपी जाता है और 2 3 महीने में एक बार एनालिसिस कर लिया तो हो जाता है काम, मार्केट के ऊपर इन जनरल एक नॉलेज रहा तो हो जाता है। लेकिन अगर आप एक्टिवली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे कि आपको टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज वगैरह कोई स्टॉक में आ रहा है कि नहीं, कोई सेक्टोरल न्यूज है कि नहीं, कोई फिनेंशियल डेटा आ रहा है कि नहीं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है, क्या आप टाइम दे सकते हैं? खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप ये जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो दे सकते हैं? और उसके ऊपर है, जब डायरेक्ट स्टॉक में आते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग हम 2 3 स्टॉक लेके ही आप कर सकते हैं एट ए टाइम, तो उसमें रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। रिस्क इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आप 3 स्टॉक में पोजीशन लिए, हो सकता है कि 2 स्टॉक आपके हिसाब से ना चल रहा हो, तब आप क्या डिसीजन लेंगे? स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तब आपका लॉस भी होगा, तब आपका साइकोलॉजी कैसा रहेगा? तो ये एक प्रोसेस है। ये एक दिन ऐसा नहीं है कि एक दिन आप उठे और चलिए आज से मैं स्विंग ट्रेडर बन जाता हूं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आना है। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसके प्रोसेस के ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा मेरा एक चैनल में। लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 50,000 1 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारा बिग कैपिटल चाहिए सीखने के लिए। सीखने के लिए 50,000 1 लाख से भी काम हो जाता है मार्केट में। लेकिन जब भी हम लोग आते हैं मार्केट में, तब थोड़ा सा पढ़ाई करके, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को जान के, सीख के आना चाहिए थोड़ा सा। और ये सीखना ऐसा भी नहीं है कि आप थोड़ा सा वीडियो देख लिए, ये ऐसा कुछ कर लिए, नहीं। आपको तो थोड़ा सा खुद से टाइम देना पड़ेगा, और खुद से थोड़ा ही सही, लेकिन बाजार में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके, थोड़ा सा ट्रेडिंग करके आपको सीखना है। हाँ, इनिशियल में लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है, इसीलिए उतना ही कैपिटल लाइए जिसको लॉस होने पे भी आप उसको हजम कर सकते हैं। थोड़ा सा अमाउंट लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 रुपए लेके भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, कि देखने के लिए कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस आपका अच्छा होता रहेगा, उस तरीके से आप उसको एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारा चीज आता है। 3 जो मेन चीज आता है, एक तो है मनी मैनेजमेंट, एक है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ट्रेडिंग मेंटालिटी, और जो
उसके बाद आता है वो होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, टीए। तो ये तीनों चीज का मेल बंधन से ही आप लोग वो स्विंग ट्रेडिंग में कामयाब हो सकता है, और ये एक प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस जर्नी थोड़ा सा टाइम भी लगता है। हालांकि मैं इस चैनल में धीरे धीरे ये तीनों चीजों के ऊपर डिटेल्स वीडियो लाने का प्लान है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग उसको देखना चाहते हैं कि नहीं, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर ये सब झंझट में बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो एक इजी सोल्यूशन है कि हाँ, हम लोग म्यूचुअल फंड में जाएं। और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारा फंड्स रहता है जो कि हमारा जो ट्रेडिशनल इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स हो गया, इससे बहुत अच्छा रिटर्न हम लोगों को जनरेट करके देता है, जो जिसको हम अल्फा बोलते हैं। उसके ही ऊपर एक जो फंड जो अभी बहुत मतलब बहुत नॉइज कर रहा है, सभी के मुंह में आप सुनेंगे ये नाम, वो है मोमेंटम इंडेक्स फंड। मोमेंटम इंडेक्स दो टाइप का होता है अभी तक के लिए। एक है आपका जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, यानी निफ्टी 200 में जितना स्टॉक होता है उससे जो टॉप 30 मोमेंटम वाला स्टॉक होता है। मोमेंटम यानी जिसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वही टॉप 30 स्टॉक को सिलेक्ट करके जहां पे मोमेंटम है वो एक इंडेक्स बनाया जाता है। और जो फंड ये इंडेक्स को फॉलो करता है उसको हम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड बोलते हैं। ये तो हो गया निफ्टी 200, मींस मोटा मोटी आपका लार्ज कैप भी वहां पे रहता है। और एक फंड है और एक इंडेक्स है जो है मिड कैप में। मिड कैप में भी वही जो मिड कैप स्टॉक का यूनिवर्स है, उसमें से टॉप जो मोमेंटम वाला स्टॉक है उसको लेके जो इंडेक्स बनाया गया है उसको हम मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स स्टॉक बोलते हैं। ये मोटा मोटी दो इंडेक्स फंड है मोमेंटम में, जिसका अगर आप रिटर्न देखेंगे बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दिया है। अगर अगले मतलब पिछले 1-2-3 साल का आप CAGR रिटर्न देखेंगे तो निफ्टी से या सेंसेक्स से वो 2-3 गुना ज्यादा आपका रिटर्न देके गया है। तो इसमें, और एज ए डिस्क्लेमर, मेरे पास भी जो आपका मोमेंटम इंडेक्स फंड HDFC 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड है, और टाटा का मिड कैप जो इंडेक्स फंड मोमेंटम इंडेक्स फंड है, वो मेरे पोर्टफोलियो में है। तो एज अ डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मोमेंटम फंड अच्छा तो है, बुल मार्केट में अच्छा करता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो भी आपको जानना चाहिए। ड्रॉबैक क्या है? देखिए, ये जो फंड है इसमें क्या होता है, मोमेंटम जो स्टॉक बढ़ रहा है वही स्टॉक को ये एल्गोरिदम या ये इंडेक्स अपने इंडेक्स में शामिल करता है। तो जो स्टॉक ज्यादा बड़ा है, जब मार्केट में डाउनफॉल आता है या करेक्शन आता है तो यही स्टॉक ज्यादा नीचे आता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं, आपका हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, ओके, ये जो आपका स्टॉक है, मैं यहाँ पे ये स्टॉक है, ये निफ्टी जो 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड है, आज के दिन में ये हेल वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट है इस फंड का, ये इंडेक्स का। तो वहां पे देखिए, यहाँ पे जब बढ़ा तो ये तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन में हाँ, हालांकि ये वो जो इलेक्शन के टाइम पे जो वोलेटिलिटी है वो है, लेकिन उसको छोड़ के ये बहुत अच्छा निकला है। लेकिन जब बाजार में करेक्शन होता है तो यही स्टॉक ऊपर से देखिए 10-20% नीचे भी गया है। तो अगर कंस्टिट्यूएंट ऐसा नीचे जाएगा तो वो इंडेक्स भी थोड़ा बहुत फॉल करेगा। हालांकि अगर आप रिटर्न देखेंगे तो मोमेंटम इंडेक्स जो फंड है या इंडेक्स है, वो ये लास्ट 1-2 महीने में उतना ज्यादा नहीं गिरा है। हालांकि कुछ स्टॉक बहुत 10% 20% करेक्शन करके बैठा है, लेकिन एज अ बास्केट इंडेक्स ठीक है। लेकिन ये रिस्क हमेशा रहता है कि जब मार्केट में करेक्शन आएगा या बियर फेज चलेगा, तब थोड़ा ये जो इंडेक्स है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म या मतलब टेम्पोररीली अंडर परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद जब रीबैलेंसिंग होगा, यहाँ पे जब भी रीबैलेंसिंग होता है इंडेक्स में, तो नेक्स्ट जो अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक होता है वो वहां पे आ जाता है। तो ऐसा करके इंडेक्स खुद से ही रीबैलेंसिंग कर लेता है, लेकिन कुछ पीरियड्स रह सकता है जहां पे ये ऐसा नीचे आपका फंड जा सकता है। इसीलिए ये एज अ सेक्टोरल फंड, इसमें
एलोकेशन अगर आप करते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं अगर करता हूं तो मेरा टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा मैं इसमें एलोकेशन नहीं करता हूं। ठीक है, ये है। अच्छा, अभी डिफेंस सेक्टोरल फंड में आते हैं। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक एक बार कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब से रेगुलर बेसिस में मैं वीडियो आप लोगों के लिए लर्निंग पर्पस के लिए जरूर लाऊंगा। अभी आता है डिफेंस सेक्टोरल फंड में। नेक्स्ट मतलब प्रीवियस 6 मंथ या 1 साल अगर आप देखेंगे, डिफेंस के ऊपर बहुत सारा फंड आया है। एचडीएफसी डिफेंस फंड, अभी तो एक न्यू फंड ऑफर आदित्य बिरला का भी आ रहा है। तो बहुत सारा डिफेंस का ऊपर फंड आ गया है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं कि डिफेंस जो स्टॉक है, अगर आप देखेंगे ये हिंदुस्तान हेल शेयर प्राइस, ओके, ये अगर आप देखेंगे, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, देखिए लास्ट अगर मैं यहाँ पे 5 इयर्स में जाऊं, तो अगर आप देखेंगे 2019 से लेके 2019-20 यहां से लेके अभी तक हेल ने 13 गुना 1300% मींस 13 गुना हो चुका है हेल को। क्यों मैं लिया, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का अगर बात आता है तो हेल आता ही है। एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैं हेल यूज कर रहा हूं, ऐसे ही आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब भी आता है डिफेंस सेक्टर म्यूचुअल फंड का कंस्टिट्यूएंट, ज्यादातर ये सब स्टॉक्स रहता है। तो ये सब स्टॉक लास्ट 3-4 साल में ना बहुत गुना हो गया है, 13 टाइम्स 10 टाइम्स बहुत सारा स्टॉक हो चुका है। आगे भी बढ़ सकता है कि नहीं, जरूर बढ़ सकता है, लेकिन जितना मतलब पिछले 2 साल में अगर 10 गुना हुआ है तो नेक्स्ट 2 इयर्स में और 10 गुना होने का प्रोबेबिलिटी या चांसेस कम हो जाता है। तो इसीलिए अभी जो 6 महीने पहले 3 महीने पहले जो डिफेंस स्टॉक आ रहा है, द डिफेंस स्टॉक्स आर ऑलरेडी इन हायर प्राइस, ये आपको जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिफेंस स्टॉक पिछले 2 साल में 5 गुना रिटर्न दिया है तो चलो नेक्स्ट 1 साल में भी ये 2-3 गुना रिटर्न हमको करके देगा। ये सोच के अगर आप डिफेंस म्यूचुअल फंड में आते हैं तो आई थिंक यू आर मेकिंग सम रॉन्ग डिसीजन। तो ऐसा नहीं है, डिफेंस सेक्टर अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से डिफेंस स्टॉक में जो स्टोरी है ये खत्म नहीं हो गया है, लेकिन ये जो अभी कंसोलिडेशन फेज में ज्यादा जाना बाकी है। आप देखेंगे मजगांव डॉक, ये भी एक डिफेंस प्ले है, वो भी ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्ट कर चुका है, अभी ये कंसोलिडेशन जाएगा। हाँ, कभी कभी ये मूवमेंट देगा ऊपर, लेकिन जो 2 साल में रिटर्न बनाया वो रिटर्न शायद आपको नेक्स्ट 2 साल में बनना नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर पोर्टफोलियो का टोटल 5% डिफेंस स्टॉक में, डिफेंस म्यूचुअल फंड में या डिफेंस स्टॉक में है, देन यू आर ओके। बट वही होता है ना, जो पोस्ट कोविड वो सभी लोग आईटी सेक्टर में चले गए थे, आईटी म्यूचुअल फंड में, उसके बाद आईटी में एक डाउन टर्न आ गया। ऐसा नहीं करना है। मैं मेरा चैनल में बार बार बोलता था, तब आपको मान लीजिए जो मेरा पुराना दर्शक है उसको मालूम होगा, विप्रो तब 700 650 ये प्राइस में था। मैं बार बार बोल रहा था आईटी सेक्टर अच्छा है लेकिन इस भाव में अच्छा नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए और नीचे आएगा, हम लोगों को प्राइस मिलेगा। ये यूफोरिया में लेना नहीं है। और आज के दिन में देखिए, अभी तो आराम से हम आईटी सेक्टर ले सकते हैं। आज के दिन में आईटी सेक्टर अच्छा है कि नहीं, मेरा क्वेश्चन होगा हाँ। अगर 5 साल का नजरिया है, 10 साल का नजरिया है तो आईटी सेक्टर इज गुड नाउ, बट तब ओवर वैल्यूड हो गया था थोड़ा सा। तो ये देखना है। डिफेंस सेक्टर भी ऐसा 3 साल 2 साल पहले ठीक है, अभी अगर थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में रहेंगे तो ठीक है, सेक्टोरल में ज्यादा कूदना नहीं है। मोमेंटम म्यूचुअल फंड इज ओके, क्योंकि वहां पे सभी कुछ आ जाता है, सिर्फ डिफेंस नहीं। यहाँ पे डिफेंस मतलब एक छोटा एलोकेशन ही आपको रहेगा, एक सेक्टोरल चीज रहेगा। तो इसीलिए एज अ डिस्क्लेमर, मेरे पास कोई डिफेंस म्यूचुअल फंड नहीं है, लेकिन आप डिसीजन लीजिएगा, आप लोगों को कैसे कौन सा अच्छा लगता है। मेरा जो मतलब मेरा जो ओपिनियन था, जस्ट मैं बोला, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, आज खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।